भूल भुलैया हिंदी नॉवेल। गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे दूसरा हिंदी नॉवेल भूल भुलैया का 8 पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब 9वां पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर रमन डॉक्टर बन गए हैं और मार्था भी नर्स बन गई है, दोनों हॉस्पिटल में काम कर रही है। लेकिन एक दिन बहुत ही दुर्घटना होती है और एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें गाड़ी में आग लग जाता है। तो उसमें मार्था के पिताजी ड्राइवर दीनदयाल और रमन के पिताजी डॉक्टर रविशंकर और उनकी माता राधिका, तीनों की मौत हो जाती है। गिरजा देवी बहुत बीमार थी तो वो भी इस चीज़ को सुन नहीं पाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है और गिरजा देवी की भी मौत हो जाती है। हवेली जो है सो रातों रात वीरान हो जाती है और रमन एक ही साथ 4 चिते में आग लगाता है। दोनों को संभालने के लिए कोई भी नहीं होता है। रमन ही मार्था को संभालता है, कभी खुद को संभालता है। दोनों को इस हादसे में उबरने में बहुत ही वक्त लग जाता है और अस्पताल जाना बिल्कुल बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे जो है सो सामान्य होने लगता है और समय जो है सो पंख लगाकर उड़ने लगता है। रमन सोचता है कि जिस रिश्ते की बात करने मेरे मम्मी पापा गए थे और जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो अब उस रिश्तों का क्या करना है। रमन की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो डॉक्टर बत्रा की बेटी से शादी करे, पर मरती हुई माँ का चेहरा हमेशा उसके आंखों के सामने घूम जाता था। उसकी बातें याद आ जाती थी कि मैंने तुम्हारी शादी जो है सो डॉक्टर बत्रा की बेटी से ठीक कर दी है, तो तुम शादी कर लेना, इससे मुझे और तुम्हारे पिताजी के आत्मा को शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें जब उसको याद आ जाता था तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, जबकि रमन दिल में मार्था से प्यार करता था और मार्था भी उससे प्यार करता था। लेकिन रमन जो है सो विवश था, अपनी मरती हुई माँ का वचन निभाने के लिए वो मजबूर था। इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। रमन ने एक दिन मार्था को सब बातें बताकर पूछा था कि बोलो मैं क्या करूं, क्या मैं डॉक्टर बत्रा की लड़की से शादी कर लूं। मार्था की आंखें भर आई थी, पर बहुत ही होशियारी से उसने उसे अपने आंसू को छुपा करके हंस पड़ी थी और बोली थी आपकी शादी हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। डॉक्टर रमन मार्था के अंदर की पीड़ा को भांप गए थे, पर वो चाह करके भी उसे कुछ नहीं कर पाए थे। फिर डॉक्टर रमन ने डॉक्टर बत्रा की बेटी से शादी कर ली थी। डॉक्टर बत्रा की बेटी खूबसूरत भी थी तथा आधुनिक भी। विलायत से पढ़कर आने के कारण वह बहुत ही विलासपूर्ण जिंदगी पसंद करती थी जीना। रोज रोज पार्टी फंक्शन ऐश मौज, बस यही उसकी जिंदगी थी। डॉक्टर रमन और उसके विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, पर फिर भी डॉक्टर रमन हमेशा उससे समझौता बनाए रखते, घर की शांति के लिए उसे खुश रखने का कोशिश करते और खुद भी खुश होने का नाटक करते। पर यह डॉक्टर रमन के अंदर की प्रेम थी या प्यास कि वो अब अपने पत्नी के रहते हुए भी एक पल भी मार्था से दूर नहीं रह पाता था और मार्था के यादों में ही वो खोया रहता था। वो मार्था को कभी भी भूल नहीं पाया था। फिर उसकी पत्नी रोजी तो नाम मात्र की उसकी पत्नी थी, कभी भी घर में टिकती ही नहीं थी। कभी रात अपने मैके में गुजारती तो कभी होटलों में तो कभी दूसरे शहरों में। डॉक्टर रमन भी अपने कामों में व्यस्त रहते, दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी में खोए रहते। कभी भी एक दूसरे को कोई शिकायत नहीं, ना ही कभी कोई किसी को कोई रोक टोक करता। रोजी पत्नी होते हुए भी रमन से हमेशा दूर रहती, जबकि मार्था हमेशा हर घड़ी घर हो या हॉस्पिटल रमन के इर्द गिर्द मंडराती रहती, रमन के बिल्कुल ही करीब होती, हमेशा उसका ध्यान रखती। इस तरह से दोनों के मन में बसे प्रेम में कब अंकुर फूटे और कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। शादी के 5 साल बाद जब रोजी माँ बनने वाली थी, उस समय मार्था अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गई थी। फिर रोजी राजेश को जन्म देते ही मर गई थी, पर मार्था उसके बाद भी उसके पास नहीं आई थी। डॉक्टर रमन ने मार्था की बहुत खोज की थी, पर वो नहीं मिली थी। हार फार कर राजेश की जिम्मेदारी उसने अपने फुफेरे भाई राम और उस भाभी के को सौंप दी थी। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ही राजेश को पाल पोस करके बड़ा किया था और राजेश की पूरी परवरिश अमेरिका में ही हुई थी। डॉक्टर रमन हमेशा उसे जा जा के मिल आते थे और अब जब
राजेश बड़ा हो गया था तो वो अपने पिताजी का बुढ़ापा का सोच करके यहीं वापस डॉक्टर रमन के पास आ गया था और सेठ लक्ष्मीदास का काम संभालने लगा था। डॉक्टर रमन सेठ लक्ष्मीदास का फैमिली डॉक्टर था, दोनों हम उम्र थे, सो दोनों का याराना जैसा ही बर्ताव था। सेठ लक्ष्मीदास से डॉक्टर रमन की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं छुपा था, दोनों अपना सुख दुख आपस में बांटते आए थे। सेठ लक्ष्मीदास डॉक्टर रमन से कितना ही बार कह चुके थे कि तुम दोबारा शादी कर लो, पर वो रमन हंस कर रह जाता। उसके मन में कहीं न कहीं ये बात घर कर गई थी कि मार्था आज न कल वापस जरूर मेरे पास लौट कर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। मार्था के इंतजार में रमन बूढ़ा हो गया था, पर वो नहीं आई थी। डॉक्टर रमन काफी देर तक अपने अतीत के बारे में सोचता रहा और फिर थक हार के कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। डॉक्टर रमन सवेरे से काफी चुप था। फ्रेश होकर के सेठ लक्ष्मीदास का ऑफिस गया। फिर दोनों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे, कैसे करे, क्या करे, कैसे पता करे ये राजेश का जुड़वा भाई जुड़वा आखिर हम शक्ल है तो है कौन। फिर रूपाली को फोन कर उसने गैरेज का पता लिया और फिर दोनों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करके राकेश के गैरेज जा पहुंचे। राकेश घर के अंदर था, बाहर उसके दोस्त शुभम तथा चंदर गाड़ी में घुसे कुछ काम कर रहे थे। गाड़ी रुका देख बाहर आए, सलाम किया, क्या बात है साहब, गाड़ी खराब हो गई है क्या? डॉक्टर रमन बोलता है, इस गैरेज का मालिक कौन है? चंदर बोलता है कि हम 5 दोस्त हैं साहब, मैं चंदर, ये शुभम, ये नवल, ये रतन और राकेश, हम सभी मिलकर ये गैरेज चलाते हैं, यही रहते भी हैं। डॉक्टर रमन बोल रहा है कि मैं डॉक्टर रमन हूँ, मुझे राकेश से मिलना है। चंदर बोल रहा है, आइए ना साहब, अंदर आइए ना, अंदर आके बैठिए ना, राकेश नहा रहा है, बस आता ही होगा। दोनों दोस्त जो है सेठ लक्ष्मीदास और डॉक्टर रमन घर के अंदर चले जाते हैं। घर तो काफी अच्छा लगता है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। चंदर बता रहा है, साहब ये जमीन और घर सब राकेश की माँ की मेहनत का ही फल है साहब। अपन सब तो ये गैरेज चलाकर किसी तरह से अपन का पेट भर रहा है साहब। इतने में राकेश तौलिए से बाल पूछते हुए अंदर प्रवेश करता है। कौन है चंदर? सेठ लक्ष्मीदास तथा डॉक्टर रमन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती है। एक टक राकेश को निहारते रह जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। राकेश बोलता है, क्या बात है, आप दोनों कौन हैं, मुझसे क्या काम है? डॉक्टर रमन बोलते हैं कि तुम राकेश हो? राकेश हंसकर बोलता है, जी कहिए। डॉक्टर रमन के मुंह से न जाने कैसे निकल जाता है, तुम किसके बेटे हो? राकेश सकपका जाता है, जी मैं अपने बाप का नाम तो नहीं जानता, पर मेरी माँ का नाम सिस्टर मार्था था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल ही उसकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर रमन बोलते हैं, क्या तुम अपनी माँ की तस्वीर दिखा सकते हो? राकेश बोलता है, जी। वो जा कर के अंदर से मार्था की तस्वीर ले आता है। डॉक्टर रमन तस्वीर को देखकर सिसक उठते हैं, फिर बोलते हैं, इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे हो? तभी तो मैं सोच रहा था कि दोनों एक जैसे कैसे लगते हो। राकेश बोल रहा है, जी मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर रमन बोल रहे हैं कि हाँ बेटा, राजेश और तुम दोनों ही मेरे ही बेटे हो, पर मुझे अभी तक इस बारे में पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। मैंने मार्था का काफ़ी खोजबीन किया था, पर मार्था मुझे छोड़कर चली आई थी। उसकी ज़िंदगी भर मैंने राह ताकी, पर वो कभी नहीं आई, और पिछले साल उसकी डेथ भी हो चुकी है। मुझे ये सब कहाँ पता था। फिर डॉक्टर रमन राकेश को अपनी जिंदगी की सारी बातें बताते चले गए थे। सुनकर राकेश की आंखें भर आई तथा डैडी कह करके डॉक्टर रमन के सीने से लगकर सिसक पड़ा। डॉक्टर रमन बोल रहा है, ये सेठ लक्ष्मीदास हैं, मेरे दोस्त और रूपाली के डैडी। राकेश बोल रहा है कि हाँ, मुझे सोनाली की माँ जया ने सब कुछ सच सच बता दिया है। राकेश बोल रहा है कि मुझे सोनाली की माँ जया ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि रूपाली और सोनाली जुड़वा बहन है। दोनों का जन्म आप ही के नर्सिंग होम में हुआ था और आपने रूपाली को सेठ दीनदयाल सेठ लक्ष्मीदास को अपने दोस्त को दे दिया था। डॉक्टर रमन बोल रहे हैं कि अच्छा, तो तुम्हें सारी बात पता चल चुकी है? राकेश बोल रहा है, जी। फिर राकेश, सेठ लक्ष्मीदास तथा डॉक्टर रमन सभी मिल करके सोनाली की माँ के घर जाते हैं। सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं।
फिर सेठ लक्ष्मीदास सेठ शंकर दयाल के कोठी में जाते हैं और उनसे भी भेंट करते हैं और सारी बातें स्पष्ट करके उनसे बातचीत करते हैं। सेठ शंकर दयाल भी बहुत खुश होते हैं। राजेश जब शाम में ऑफिस से घर आता है तो राकेश को देख चौंक पड़ता है। डॉक्टर रमन बोलते हैं, ये तुम्हारा जुड़वा भाई राकेश है। मुझे आज ही अपनी हॉस्पिटल की बूढ़ी नर्स से पता चला है कि मार्था माँ बनने वाली थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई थी तथा दूसरे अस्पताल में नौकरी कर ली थी। वहीं उसने मेरे जुड़वे बेटे यानी तुम दोनों को जन्म दिया था। बाद में जब मेरी पत्नी की मौत की खबर उसे मिली तो वो मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, पर वहां आने के बाद पता चला कि कुछ समय के बाद रोजी ने जिस बेटे को जन्म दिया था वो भी संजोग से ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो मुझसे नहीं मिल पाई। मेरी पत्नी की मौत और फिर जन्मे बच्चे की मौत दोनों हो गई थी। मुझ पर एक तो मार्था के विरह का दुख था, ऊपर से पत्नी की मौत का दुख। अब अगर बेटे की मौत की खबर भी मिलती तो शायद मैं पागल ही हो जाता। यही सोच करके मार्था अपने एक बच्चे को पालने में रख गई थी। इस तरह से तुम अपनी माँ के पास रहे और ये तो अमेरिका में ही मेरे फुफेरे भाई और भाभी ने भाई राम और भाभी ने इसे पाला पोसा। बड़े लोगों की बड़ी बातें। सो ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सेठ लक्ष्मीदास की बेटी रूपाली गोद ली हुई बच्ची है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। सो ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सेठ लक्ष्मीदास की बेटी रूपाली गोद ली हुई बच्ची है। खबर पहुंचते पहुंचते यशोदा तक भी पहुंची थी। पहले तो सभी ने ना नुकुर किया, पर बाद में हार फार कर यशोदा को भी सब सच बताना पड़ा था। यशोदा ने जया बहन के हाथ को पकड़कर चूम लिया था। कहा था, बहन तुम्हारे फूल से मेरी बगिया महकती रही। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे इस एहसान के कारण ही मैं इतना दिन तक जिंदा रही। फिर औरत सिर्फ जन्म देने से ही माँ थोड़े ही बन जाती है। तुमने रूपाली को जन्म जरूर दिया है, पर पाला तो मैंने ही है। सो तुम सोनाली की माँ हो और मैं रूपाली की। क्यों, ठीक है ना? फिर रूपाली की राजेश के साथ और सोनाली की राकेश के साथ अच्छी तरह से धूमधाम से शादी। चारों बच्चों की आपस में शादी धूमधाम से हो गई थी। कुछ दिन सेठ लक्ष्मीदास तथा यशोदा माँ के साथ वो लोग रहते थे और कुछ दिन डॉक्टर रमन के साथ। सोनाली की माँ भी अब यशोदा के साथ ही हवेली में रहने लगी थी। राजेश, रूपाली तथा सोनाली और राकेश चारों जब भी एक साथ जुटते हैं तो सबों को बहुत ही गलतफहमी हो जाती है। राजेश और रूपाली अमेरिका भी जाके राम के पास भी कुछ दिन रह के आते हैं। कभी कभी तो रूपाली, सोनाली और कभी कभी तो राकेश और राजेश भी कभी कभी तो रूपाली, सोनाली और कभी कभी तो राकेश और राजेश भी जानबूझकर एक दूसरे को तंग करके मजा लेते हैं। सबों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है, पर एक भूल भुलैया सा माहौल हमेशा बना ही रहता और फिर समय बीतता जाता है। दोनों को जुड़वा बेटे होते हैं। चारों बच्चों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा देख करके सभी हैरत में पड़ जाते हैं। नाना सेठ लक्ष्मीदास तथा दादा डॉक्टर रमन खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। बोलते हैं, ये लो, दो भूलभुलैया क्या कम था कि अब 4 भूलभुलैया से पाला पड़ गया हमारा। सभी एक साथ ठहाका लगा के हंस पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूलभुलैया का 9वां एपिसोड और ये अंतिम एपिसोड था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा नॉवल लेके फिर मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष आऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये भूलभुलैया आप लोगों को कैसा लगता है? प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।